अहमद ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड आपने देखा होगा कि किसका आगाज़ बारी के टूटे हुए दिल से होता है। वो अपने ऑफिस के कमरे में अकेला बैठा परीशे को याद कर रहा होता है। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही होती है। वो दिल ही दिल में कहता है कि परीशे, तुम मुझे बहुत याद आ रही हो, तुम्हारे बगैर सब कुछ अधूरा है। दूसरी तरफ परीशे ने नया ऑफिस ज्वाइन कर लिया होता है। वो अपने ऑफिस के टेबल पर बैठी हुई होती है, मगर उसकी सोच बार बार बारी की तरफ चली जाती है। उसी लम्हे याद आता है जब बारी ने उसका एक्सीडेंट होने से बचाया था। परीशे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद को संभाल लेती है। उसी दौरान बारी को वो दिन याद आता है जब वो परीशे के करीब गया था और उससे पूछा था, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मुझे मालूम है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मगर परीशे ने सख्त लहजे में जवाब दिया था, तुम्हें किसने कहा है? कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज दोनों एक दूसरे के से दूर होकर भी सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं। क्या परीशे कह पाएगी बारी को कि वो बारी से मोहब्बत करती है? क्योंकि परीशे भी इतनी ही मोहब्बत करती है बारी से जितनी मोहब्बत बारी परीशे से करता है। लेकिन परीशे अपने आप को संभाल लिया है, क्योंकि शायान साहब ने उसे धमकी दी है और कहा है कि तुम बारी से दूर रहो। इसी वजह से ही वो बारी को कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, और वो ऑफ़िस छोड़कर दूसरा ऑफ़िस ज्वाइन कर लेती है और उसे कहती है कि मेरी शादी होने वाली है। क्या बारी देख पाएगा कि परीशे ने न्यू ऑफ़िस ज्वाइन कर लिया है और ये ऑफ़िस क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि शायान साहब भी बारी के दिमाग में ये बात बिठा देते हैं कि ऐसी लड़कियां जो हैं वो सिर्फ पैसों की खातिर होती हैं। अब कोई तुमसे बड़ा पैसे वाला मिल गया होगा परीशे को। जब बारी परीशे को देखेगा न्यू ऑफ़िस में, तो क्या वो उसकी मजबूरी जान पाएगा या वो परीशे को ही गलत समझेगा? इधर आलम साहब बुलाते हैं काशिफ को। रिज़ल्ट पर शदीद गुस्सा होते हैं। वो गुस्से से कहते हैं, क्या ये रिज़ल्ट लेकर आए हो? तुम आखिर ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो? काशिफ झुंझुलाकर जवाब देता है, मैं मज़ीद नहीं पढ़ सकता, मैं थक गया हूँ पढ़ाई करते करते। इतने में ही रुमैसा बेगम आ जाती है और गुस्से से कहती है, काशिफ ये क्या बकवास कर रहे हो? आलम साहब गुस्से में काशिफ के मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं, पहले ही तुमने हमारी नाक कटवा दी है। काशिफ गुस्से से कहता है, आप लोगों को हर वक्त सिर्फ जुबैदा बेगम की टेंशन लगी रहती है, चूँकि रुमैसा बेगम ये कहती है कि तुमने जुबैदा के सामने हमारी नाक कटवा दी है। इसी वजह से ही काशिफ ये बात बोलता है। अपनी माँ को अपनी इज्जत की पड़ी रहती है, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। काशिफ के जाने के बाद आलम साहब रुमैसा बेगम से कहते हैं, जब काशिफ वहाँ से चला जाता है तो रुमैसा आलम साहब को कहती है कि आपके इतने सारे दोस्त हैं, उनमें से कोई ऐसा दोस्त नहीं जिसे आप रिश्वत देकर काशिफ के नंबर बढ़ा सकें। यहाँ पर आलम साहब कहते हैं कि ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो ये काम करेगा। यहाँ पर वो ये सोचती है कि जो जुबैदा की बेटियाँ हैं वो भी रिश्वत देकर ही पड़ी हैं। वो कहती है कि तुम जुबैदा से बात करो। अब काली अंधेरी रात फिर से आ चुकी है बारी के सर पर। जब भी रात होती है तो वो परीशे को याद करता है और रोता रहता है। बारी फिर से मुसलसल परीशे को कॉल करता रहता है, मगर परीशे उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। बारी सिगरेट के धुएं में ही अपनी मोहब्बत का दर्द छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। उसी दौरान मनाल कमरे में आती है। जब वो इस एस्ट्रे में सिगरेट देखती है तो परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मैं बारी को बाबा जैसा नहीं बनने दूंगी। मामा के जाने के बाद बाबा भी ऐसे ही टूट गए थे। मनाल फौरी कॉल लगाती है परीशे को और कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? बारी बिल्कुल बदल गया है। परीशे धीमी आवाज़ में कहती है, बारी मेरा बॉस था, मैं ये सब कैसे बताती बारी को? मनाल रोते हुए कहती है कि बारी बिल्कुल उजड़ गया है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो हर वक्त तुम्हें याद कर कर रोता रहता है और सिगरेट पीता रहता है। ये सब सुनकर परीशे की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो आयशा से कहती है कि मुझे डर है कहीं तुम्हारे लिए आह ना निकल जाए परीशे। बारी के दिल से मुझे डर लग रहा है इस बात का। उधर ही कॉल बंद कर देती है परीशे और वो कहती है कि ये सब कुछ शायान साहब की वजह से हुआ है, उन्होंने ही हमारी दुनिया उजाड़ी है और
मनाल को ये बात वो बता नहीं सकती। अगर वो मनाल को बता देगी तो क्या पता वो बारी को ही ना बता दे कि ये सब कुछ शायान साहब की वजह से हुआ है, या वो अपने बाबा से पूछे कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया है, आपने देखा नहीं कि बारी की हालत कैसी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सच सच नहीं बताती परिशे। अब परिशे कब सच बताने वाली है मनाल और बारी को, या खुद ही इनके सामने सच आने वाला है। क्योंकि अब तक तो जो ये चल रहा है तो ये बिल्कुल ही बकवास होता जा रहा है ड्रामा। अगर जल्द ही हकीकत ना सामने आई बारी और मनाल के तो ये ड्रामा सीरियल और ही बोरिंग हो जाएगा। उधर अलीज़ा किचन में काम कर रही होती है। ज़ुहैब उसके लिए बहुत सारा फ्रूट लेकर आता है क्योंकि अलीज़ा हामला होती है। ज़ुहैब फ़िक्रमंद होता है अलीज़ा के लिए। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, जब तुम अच्छा खाओगी तो ही तो हमारा बच्चा हेल्दी होगा। अलीज़ा मुस्कुरा देती है और कहती है कि हाँ मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूँगी। लेकिन ज़ुहैब कहता है कि मैं अभी मॉम को बुलाता हूँ और उन्हें बोलूँगा, वही तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकती हैं। वो अपनी मॉम को आवाज़ देता है और कहता है कि मॉम इधर आए, मैं इतना सारा फ्रूट लेकर आया हूँ, लेकिन आपने ये देखना है कि ये अलीज़ा ने सारा ख़त्म करना है। लेकिन उसकी मॉम ये बोलती है कि अलीज़ा किसी की सुनती कहाँ है। लेकिन अलीज़ा बोलती है कि आप परेशान ना हो, मैं ये सारा फ्रूट खाऊँगी और अपना अच्छे से ख्याल रखूँगी। लेकिन उसकी मॉम को यही फ़िक्र सता रही है कि उसकी बेटी उसे जो कहती है कि हमारे घर में फ़र्नीचर कम व्हीलचेयर की लाइन ज़्यादा लगी होगी, ये बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं पा रही। ज़ुहैब की मॉम के इधर बारी अपने ऑफ़िस में पहुंच जाता है। ऑफ़िस में हर चीज़ परिशे की याद दिला रही होती है। इस बार ऐसा महसूस होता है जैसे परिशे सामने बैठी है। कभी वो इसे मुस्कुराते हुए देखती है, कभी वो कहती है मैं तुम्हें इनकार करके बहुत खुश हूँ। बारी दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है अगर तुम खुश हो तो मैं भी उसमें खुश हूँ। मगर अगले ही लम्हे वो सब उसका वहम निकलता है। आखिरकार बारी परिशे की टेबल अपने कमरे से हटवा देता है। वैसा बेगम फिर से आलम साहब को कहती है कि तुम जुबैदा से बात करो, वो परिशे से बात करके काशिफ का रिज़ल्ट सही करवा लेगी। लेकिन यहाँ पर आलम साहब को काशिफ पर पहले ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। अब वो रुमैसा पर भी गुस्सा करता है। वो कहता है कि ये सब तुम्हारा ही कसूर है, अगर तुमने ध्यान दिया होता काशिफ पर तो आज ये हालात ना होते। जुबैदा ने अपनी बेटियों पर ध्यान दिया है, इसीलिए ही वो अच्छे नंबरों पर पास आई हैं। उन्होंने रिश्वत नहीं दी। जब भी मैं जाता था तो वो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रही होती थी। ये सारी बातें जब सुनती है रुमैसा तो रुमैसा को गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन आलम साहब अब ये सोचते हैं कि जुबैदा और मेरी बच्चियाँ बहुत ही काबिल थी। मैंने खामखाई रुमैसा से शादी की और ये बेटों के चक्कर में मैंने ये सब कुछ किया है, लेकिन मेरे बेटे नालायक निकले हैं। अब रुमैसा को वो कहते हैं कि तुमने ही इन पर तवज्जो नहीं दी। इसी वजह से आखिरकार बारी तंग आकर परिशे का टेबल अपने कमरे से निकलवा ही रहा होता है तो उसी वक्त शायान साहब आते हैं और पूछते हैं तुम ये टेबल क्यों हटवा रहे हो। बारी खामोश लहजे में कहता है जो शख्स यहाँ नहीं उसकी जगह भी यहाँ नहीं होनी चाहिए है। खैर आप क्यों आए हैं? तो शायान साहब कहते हैं कि आज दिन में मीटिंग है, इसीलिए ही मैं आया हूँ कि तुम भी मेरे साथ मीटिंग में चलना। पीछे की छोटी बहन उसे कॉल लगाती है और कहती है कि आप ही कॉल रिसीव नहीं कर रही। इतने में ही परिशे घर पर आ जाती है। वो पूछती है परिशे से कि आपको कॉल कर रही थी, आपने कॉल रिसीव नहीं की। मीटिंग में होंगी इसीलिए ही मैंने कॉल रिसीव नहीं की। इतनी देर में जुबैदा बेगम आती है और कहती है कि लड़के वाले आए हैं रिश्ता देखने के लिए परिशे का। परिशे तैयार होकर बाहर आ जाओ। परिशे कहती है कि मैं नहीं आऊँगी, मैंने आपसे थोड़ा टाइम मांगा था। लेकिन जुबैदा गुस्से में बोलकर चली जाती है कि बाहर आ जाओ, इसे तैयार कर बाहर ले आओ। आप तैयार हो जाओ। परिशे नहीं मैं तैयार नहीं होंगी, लिपस्टिक ही लगा लो। मैंने लिपस्टिक नहीं लगानी, मैं जैसी हूँ वैसे ही बाहर जाऊंगी। जब वो बाहर जाती है लेकिन अब उसे ये समझ नहीं आ रहा कि उसे वाकई में ही बारी से मोह मान जाते हैं। वो कहते हैं कि मन ही मन में ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन परिशे अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती है कि ये क्या कह रहे हैं। उसकी मॉम उसे इशारे से समझाती है। उसकी दादी कहती है कि नहीं अभी आप हमें थोड़ा सा टाइम तो दें, हम सोच तो लें और आपस में बात कर लें, फिर आपको बताएंगे। वो कहती है कि आपको चाहे जितना टाइम लेना है ले लें, चाहे हम मेरे बेटे का बायोडेटा निकलवा लें, लेकिन हमें आपकी लड़की पसंद आ गई है, हमने इसी से ही शादी करनी है। अब परिशे अपनी मॉम की तरफ देखती है कभी और कभी अपनी दादी की तरफ देखती है और वो परेशान है चूँकि उसके दिल में बारी ही है और वो उसे
अब समझ नहीं आ रहा कि वो बारी से शादी करे या किसी और से। वो अपना स्टैंडर्ड इतना बनाना चाहती है कि वो भी बारी के जितनी ही हो सके, लेकिन उसे अब ये समझ नहीं आ रही कि वो कैसे अपना स्टैंडर्ड बारी के स्टैंडर्ड के साथ मैच करेगी। इसी वजह से ही वो बारी के साथ शादी नहीं कर पा रही। वो उसे बस यही सताई जा रहा है कि वो बारी के स्टैंडर्ड के साथ अपना स्टैंडर्ड मैच करना चाहती है। बारी यहाँ पर बैठा फिर सिगरेट के धुएं में अपनी सारी मोहब्बत छुपा रहा होता है कि दोबारा से मनाल उसके कमरे में आती है और कहती है कि भाई अगर आपकी हालत इस तरह रही तो मैं घर कैसे जाऊंगी। बारी कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हो गया हूँ, अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मनाल कहती है कि आप भी बाबा जैसे हो गए हो, मैंने बहुत कोशिश की है बाबा को समझाने की, अब जब बाबा सही हुए हैं तो आप भी बाबा जैसे बन गए हो। मैंने आप दोनों के इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए इतनी कोशिशें की है, जब आप एक दूसरे के साथ सही हुए हो तो अब आप बाबा की जगह पर आकर बैठ गए हो, आप भी स्मोकिंग कर रहे हो। लेकिन बारी यहाँ पर मनाल को समझाता है कि तुम्हें फिर इस चीज़ का मौका नहीं दूंगा। यहाँ पर परीशे अपनी मॉम को कहती है कि मुझे कुछ तो टाइम दे, एटलीस्ट इतना टाइम दे कि मैं अपना घर बना सकूं। जुबैदा बेगम भी उसे कह देती है कि एक बार सोच लो कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए है, इसके बाद मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगी, बस मैंने तुम्हारी शादी करवानी है। परीशे दादी को कहती है कि मॉम को पता नहीं क्या हो गया है, वो मेरी शादी के पीछे ही पड़ गई हैं। उसकी दादी कहती है कि जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ये पहले तो मेरा घर है, इसके बाद जुबैदा का है और कोई भी उससे घर छीन नहीं सकता। वो कहती है कि कल आलम साहब आएंगे और कहेंगे कि इस घर से निकल जाओ, तो क्या हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे यहाँ से। और दूसरी तरफ ज़ुहैब की मॉम लेकर परेशान है अलीज़ा को। वह कहती है कि क्या मेरी औलाद, मेरे नस्ल भी व्हीलचेयर पर ही चलेगी, चूँकि परीशे खुद नहीं चल पा रही, वो व्हीलचेयर पर है। कल को अगर ज़ुहैब के बच्चे होंगे तो वो भी व्हीलचेयर पर ही चलेंगे। रिमशा ने उनके दिल में ये डर बिठा दिया है कि परीशे व्हीलचेयर पर है तो उसका बच्चा भी व्हीलचेयर पर ही होगा। इस घर में फर्नीचर कम और व्हीलचेयर की लाइन सबसे ज़्यादा लगी होगी। अब वो इस बात को लेकर परेशान है कि वो कैसे ज़ुहैब का पीछा छुड़ाए अलीज़े से। क्या वो ये कोशिशें करेंगी कि अलीज़े का बच्चा ज़ाया हो जाए, क्योंकि यहाँ पर तो वो ज़ुहैब को यही दिलासे दिला रही हैं कि वो अलीज़े का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी और उसे समझा बुझाकर उसके कमरे में भेज देती हैं। अब ये नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि क्या उसकी मॉम साजिश खेलने वाली हैं। और यहाँ पर जब जाते हैं आलम साहब जुबैदा के घर पर तो रुमैसा को फिर आग लग जाती है। वो कहती है कि आप कहाँ गए थे, तो आलम साहब कहते हैं कि मैं कहीं भी गया हूँ, तुम्हें क्या मसला है। और शायान साहब ने तो यहाँ पर अपना नाटक फिर से शुरू कर लिया है। वो हाथ जोड़ते हैं बारी के सामने और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम कहोगे तो मैं हाथ जोड़कर भी परीशे को तुम्हारी ज़िंदगी में ले आऊँगा वापस। लेकिन बारी अब ये बात ठान चुका है। वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए है परीशे की मोहब्बत, मैं ऐसे ही जी लूँगा। लेकिन बाबा आपको कोई ज़रूरत नहीं है परीशे के सामने हाथ जोड़ने की, और सॉरी बाबा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो अपने बाबा को गले लगा लेता है। और यहाँ पर आलम साहब को भी अब सारी हकीकत नज़र आ रही है कि जुबैदा ही बहुत अच्छी औरत थी जिसने उसकी बेटियों को अच्छी परवरिश दी, जबकि रुमैसा हमेशा ही बेटियों से जलना और जुबैदा बेगम में नुक्ताचीनियाँ निकालती हुई आ रही है। वो हमेशा कोई ना कोई तहमत लगाने के लिए तैयार बैठी होती है। अब आलम साहब को इस बात का एहसास हो चुका है, लेकिन क्या अब आलम साहब जुबैदा बेगम और अपनी बेटियों के पास वापस चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने रुमैसा बेगम के काफ़ी सारे नाज नखरे उठाए हैं। और यहाँ पर क्या शायान